नमस्कार दोस्तों। तो नाउ राइटर्स में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से यूरोप अब तुर्की पर सॉफ्ट हो रहा है, जबकि तुर्की के संबंध रशिया से भी हैं। तो एक तरीके से बोलें तो यूरोप, तुर्की और रशिया का एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है और अमेरिका को साइड करते हुए। तो आज हम ये डिटेल में समझने वाले हैं कि फ्रांस तुर्की पर नरम होकर कैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तुर्की को बेचना चाह रहा है एंड तुर्की इसे क्यों चाहता है वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा इससे पहले भी हम समझेंगे कि फ्रांस ने इसे तुर्की से वो देने से मना क्यों कर दिया था एंड जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम सैम्ट भी बोलते हैं, इसकी क्या क्या खासियतें हैं और S-400 से ये किस तरीके से अलग है उसे भी हम देखेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें और भी बता रहा हूँ कि तुर्की और फ्रांस में भी कुछ लगातार विवाद रहे हैं, समझ रहे हो, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ में ग्रीस, तुर्की और साइप्रस का जो एक कुछ यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी को इस प्रीमियम एक्सक्लूसिव आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म और इसे विकसित किसने किया है? इसे करा है फ्रांस और इटली ने विकसित करा है मिलकर। और एक तरीके से बोले तो हम ये मेड इन यूरोप एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है और यूरोप का अब तक का सबसे ज़्यादा हाई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब जर्मनी के भी पास है, ब्रिटेन के भी पास है, लेकिन इसकी मतलब खासियत बहुत ज़्यादा है। इसके सबसे खासियत सबसे ज़्यादा है, ये 360 बार करता है यार, 360 डिग्री घूम सकता है आराम से। और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत और है कि हिट टू किल, मतलब जैसे और एयर डिफेंस सिस्टम वो क्या करते हैं, वो जैसे कोई मिसाइल वगैरह आ रही होती है तो ये उसके पास जाके फट जाते हैं ताकि मिसाइल जो सामने से आ रही है वो भी फट जाए। लेकिन ये क्या करता है, ये सीधे उस मिसाइल को टारगेट करता है और खासकर मैं आपको बता रहा हूँ ये बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है एस्टर, ध्यान रखना, एस्टर 30 मिसाइलों का इस्तेमाल, समझ रहे हो। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से एक तरीके से बोलें तो मेनली ये बैलिस्टिक मिसाइल को, तो आप सब जानते हो बैलिस्टिक मिसाइल की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, तो उसे एक तरीके से ख़त्म करने के लिए इसका मेनली इस्तेमाल होता है। और नॉट इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको बता दूं कि एक नाटो का मिशन हुआ था सीरिया में, तो उसमें भी इसको इटली की तरफ से वहाँ पर अप्लाई भी करा गया था, वहाँ पर इसे रखा भी गया था ताकि सुरक्षा हो सके। एंड इसके अलावा 2012 के आसपास से 2010 के आसपास से तो दोस्तों इसका फ्रांस भी लगातार यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि यूरोप ने रशिया से, खासकर सोवियत संघ से, अच्छा इसका निर्माण क्यों हुआ आप ये भी सब पूछोगे, तो सोवियत संघ से बचने के लिए दोस्तों यूरोप ने, मतलब अमेरिका पे खाली अपनी जिम्मेदारी तो सौंपी नहीं, समझ रहे हो, वो कह रहे हैं यार हमें भी तो अपना कोई चीज़ विकसित करनी पड़ेगी, अचानक से अंदर आ गया रशिया तो क्या होगा। तो उन्होंने अमेरिका का जो पैट्रियट सिस्टम है उसके विकल्प के तौर पर अपना एक सिस्टम जनरेट किया, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सैम्प्टी। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों कि तुर्की इसे क्यों चाहता है। मतलब तुर्की के पास हम सब जानते हैं कि यार पहले से S-400 उसके पास पहले से एयर डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर की रेंज को निपटा सकता है। तो उसके अलावा वो एक 120-100 किलोमीटर की रेंज वाला एक डिफेंस सिस्टम क्यों चाह रहा है, क्योंकि सैम की तो जो मतलब रेंज है वो तो इतनी है। तो आइए अब इसे समझते हैं। नाउ हम सब जानते हैं कि तुर्की सीरिया और इराक से जुड़ा हुआ रहता है एंड वहाँ पर जो कुर्द फोर्सेस है वो भी तुर्की के खिलाफ ही रहती है। तो तुर्की बहुत टाइम से एक और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम चाहता था, लेकिन अमेरिका से उसने पैट्रियट खरीदने की कोशिश करी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई, जब सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, तो तुर्की ने 2017-2019 के आसपास से उसने अपना S-400 खरीद लिया रशिया से। अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहीं से शुरू हो जाती है भाई साहब। जब रशिया से वो S-400 खरीद लेता है तो अमेरिका कहता है अच्छा बेटा अब तुम पे हम काटसा लगाएंगे। काटसा मतलब समझ पा रहे हो कि अब हम आप पे आर्थिक और सैन्य अब प्रतिबंध लगाएंगे। तो जब तुर्की पर इतने ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए तो यूरोप से भी अलग थलग हो गया तुर्की, समझ रहे हो। और इसके अलावा अमेरिका ने क्या करा, जो उसका सबसे मेन लड़ाकू विमान है, हम सब जानते हैं फाइटर जेट है F-35, उसके भी उसे बाहर कर दिया कार्यक्रम से कि अब तुम्हें F-35 भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम हमारे एयरक्राफ्ट को लोगे, फाइटर जेट को लोगे यार, तो जो S-400 है वो इसका डाटा चुरा सकता है और रशिया तक पहुंचा सकता है। तो एक तरीके से रशिया के करीब जाते जाते नाटो देशों का तुर्की पे भरोसा लगातार कम होने लगा। और हम भी सब जानते हैं फ्रांस भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है और इटली भी बहुत बड़ा पार्ट है नाटो का। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से तुर्की पर फ्रांस और इटली ने भरोसा कम करा था, तो अब वो भरोसा दोबारा जनरेट कैसे होने लगा है। क्या
तुर्की ने S-400 को वापस कर दिया? नहीं कर दिया। उसके बावजूद भी अब कैसे फ्रांस और इटली दोनों के दोनों अब तुर्की से अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। और इसका आपको अगर एक उदाहरण देखना है तो G7 की एक आप बॉडी लैंग्वेज देखो, डोनाल्ड ट्रंप की देखो, एमुअल मैक्रोन की देखो और मेलोनी को देखो जो इटली की हैं। तो उन तीनों का आप देख पाओगे कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। तो सीधे से भैया यूरोप ने अब समझ लिया कि हमें अपने पड़ोसी से संबंध बेहतर बनाने पड़ेंगे। अमेरिका को तो चलो अभी रहने दो, अमेरिका से जो बातें चल रही हैं कुछ बोलना भी नहीं है भाई। अच्छा, अब जो फ्रांस ये एग्री हो गया तुर्की से अपने संबंध बढ़ाने में, तो इसका सबसे बड़ा कारण जानते हो दोस्तों क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि तुर्की नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है अपने पास। तो इसके साथ यूरोप के साथ भी वो जानता है कि अगर हम तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ग्रीस को। समझ रहे हो? हम सब जानते हैं ग्रीस को भुगतना पड़ेगा, साइप्रस को भुगतना पड़ेगा, इटली को भी भुगतना पड़ सकता है। एंड इसके अलावा यूएसए यूरोप की मदद करने के लिए अपनी एक कीमत मांग रहा है। कीमत क्या है? कि वो कह देता है मुंह उठा के कि भाई साहब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे अब यूरोप से ये चाहिए, मुझे यूरोप से वो चाहिए। तो इसको यूरोप बहुत अच्छे से समझ चुका है, खासकर फ्रांस की भाई साहब अमेरिका से दोस्ती रखना मतलब एक तरीके से बोले तो सियार से दोस्ती रखने जैसा है, मतलब बदले में कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब नाटो के अंदर ही कई गुट बनने लगे हैं, जिसमें एक गुट ये भी निकल कर आ रहा है फ्रांस, इटली और तुर्की का। ये अपने आप को पर्सनली मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर कुछ होती है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इजराइल की तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम अपनी खुद को मतलब अपना खुद का संतुलन रख सके एंड इसके साथ में अपने कुछ निर्णय हैं उन्हें हम मतलब फ्री होके ले सकें। समझ रहे हो? हर बार मतलब दबाव में ना लेना पड़े कि अमेरिका ने जो चला वही हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भारत से फ्रांस के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और अमेरिका और भारत के बीच में संबंध आप सब जानते हो किस तरीके से लगातार बिगड़ रहे हैं। तो फ्रांस को देखना है, इजराइल को देखना है कि वो अपने संबंधों को अमेरिका से हटकर अब किस तरीके से आगे बढ़ाता है। नाउ ये जो यूरोप और तुर्की की पॉलिटिक्स है, इसे समझने के लिए हमें करीबन करीबन भाई साहब 15 से 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? 15 से 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब 2011 के आसपास जो है वो सीरिया युद्ध शुरू होता है। इसमें तुर्की क्या चाहता है, बहुत ध्यान से आप लोग ध्यान रखो। तुर्की क्या चाहता है? तुर्की चाहता है कि जो राष्ट्रपति उस समय बशर अल असद थे ना, मतलब सीरिया के, उनकी सरकार हट जाए। जबकि फ्रांस क्या चाहता था कि वो वहां पर लगातार वो सरकार बनी रहे। क्यों बनी रहे? क्योंकि वो आईएस के खिलाफ लगातार मतलब लड़ सकती है और फ्रांस को मदद कर सकती है। एंड जो कुर्द लड़ाके हैं उन्हें भी उनके समर्थन से भी वो ऐसा फ्रांस कर सकता है। लेकिन जब भाई कुर्द लड़ाकों की बात आएगी तो वो तुर्की के खिलाफ है। तो एक तरीके से बोलो दोनों में लगातार बड़े मतभेद रहे। एंड इसके अलावा एक केस निकल कर और भी आता है लीबिया का। लीबिया में क्या होता है दोस्तों, जो 2011 में वहां के जो गद्दाफी की सरकार होती है उसके कारण वहां पर लीबिया दो हिस्सों में बंट जाता है। आप समझ पा रहे हो? एक तरफ तो हो जाता है जो यूएन की है सरकार और दूसरी तरफ हो जाती है वहां पर जो एक सैन्य शासक होते हैं, खलीफा करके कोई होता है, उनका पूर्वी अफ्रीका में ना, पूर्वी अफ्रीका बोल रहा हूँ, पूर्वी लीबिया में उनकी सरकार बन जाती है। अब क्या होता है, जो फ्रांस होता है वो यूएन समर्थन सरकार को समर्थन तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूर्वी लीबिया में जो खलीफा की सरकार होती है उसे खुलकर समर्थन देने लगता है। जबकि तुर्की क्या करता है, यूएन सरकार को देता है, हथियार देता है, ड्रोन देता है, सैन्य सलाहकार लगातार भेजता रहता है। तो एक तरीके से बोले तो विरोध में जाने लगते हैं। अब ये तो दोनों रहे, एक लीबिया का टॉपिक रहा, एक सीरिया का। अब निकल कर आता है ग्रीस का और साइप्रस का विवाद। आप समझो यहाँ पर साइप्रस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सोच के देखो ना कि यार जो वो है, आपको सबको पता होगा साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी, उसमें क्या होता है, उसमें लगातार जो मिनरल्स हैं, जो तेल वगैरह हैं, उसके लिए फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, यानी किस किस का आपस में लड़ाई चलती रहती है। उसी तरह मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में भी क्या होता है, साइप्रस कहता है यार हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ग्रीस कहता है हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसके आसपास का सारा क्षेत्र हमारा होगा। तो इस तरीके से अगर क्षेत्र नापे तो यार तुर्की के हत्ते कुछ आएगा ही नहीं। तुर्की कहता है नहीं नहीं नहीं, द्वीपों का मामला नहीं होगा, मतलब जो आपकी मेन बॉडी है, आपकी जो धरती है, वहां से आपकी सीमा रेखा मानी जाएगी। आप तो द्वीप को बना दोगे तो और सीमा रेखा बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से बोले वहां पर खनन करने के लिए, समुद्र में खनन के लिए आपस में ग्रीस, साइप्रस और तुर्की के लगातार मतलब समुद्री क्षेत्र इतना हमारा हो गया, इतना समुद्री क्षेत्र हमारा हो गया, इसको लगातार विवाद करता रहता है। और दूसरी तरफ
जो फ्रांस है वो ग्रीस का बहुत ही अच्छा पार्टनर है दोस्तों, समझ रहे हो। वो लगातार ग्रीस को सेना उपलब्ध करवाता है, समर्थन उपलब्ध कराता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। अब अचानक ने फ्रांस से तुर्की से समझौता कर लिया, तो यहाँ पर देखना ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा कि फ्रांस किस तरीके से ग्रीस, साइप्रस और तुर्की के बीच में खुद के समर्थन को मतलब नियंत्रण कर पाता है, मतलब एक तरफ ना बढ़कर बीच में मिडिल में रह पाता है और दोनों, और एक तरीके से जो ये बहुत पुराना विवाद है लगातार ना समुद्री क्षेत्र गप जाने का, इस विवाद को भी हो सकता है कि खत्म भी कर दे अगर फ्रांस चाहे तो इटली के साथ मिलकर। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप की पूरी पॉलिटिक्स बदल सकती है अगर फ्रांस और तुर्की के बीच में नए रिलेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं। इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बताइए कि फ्रांस और तुर्की मिलकर क्या अमेरिका के खिलाफ एक नया तरीके के नाटो के बीच में एक नया गुट का निर्माण कर सकते हैं। प्लीज आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड इसके साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।